दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको सीरियल किलर्स की कहानियां सुनना बहुत पसंद होगा और आप में से बहुत से लोगों ने आज तक बहुत से सीरियल किलर्स की कहानियां सुनी भी होगी और उन सब में एक बात जरूर कॉमन रही होगी कि जितने भी ये सीरियल किलर्स थे ये आज से 10 साल 20 साल या 30 साल या उससे पहले एक्टिव रहा करते थे। लेकिन आज ही के समय में बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि कहीं कोई सीरियल किलर पकड़ा गया हो। लेकिन आज की हमारी ये जो कहानी है ये एक ऐसे ही सीरियल किलर की है जो हाल ही के समय में पकड़ा गया है। इस कहानी के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है नाइजीरिया देश से। नाइजीरिया एक बहुत ही गरीब देश है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वो सब आपस में बहुत प्यार से और मिलकर रहते हैं। और हमारी कहानी नाइजीरिया के पोर्ट हरकोर्ट इलाके से शुरू होती है। यह इलाका बहुत ही शांत इलाका है। हाँ, यहाँ भी गरीब ही लोग रहते हैं, लेकिन इस इलाके की खास बात यह है कि एक तो यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और दूसरा यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही कम है। मतलब यहाँ पर क्राइम ना के ही बराबर होते हैं। आखिर भला गरीब इलाके में कौन क्राइम करेगा। और सीरियस क्राइम जैसे कि मर्डर वगैरह इनको तो आप भूल ही जाइए। लेकिन जुलाई 2019 में कुछ ऐसा होता है जो इस इलाके की तस्वीर ही बदल कर रख देता है। तो होता यह है कि जुलाई के महीने में साल 2019 में पोर्ट हरकोर्ट शहर के एक छोटे से होटल के रूम में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। और उसकी ये जो डेड बॉडी थी ये एक अजीब सी हालत में पड़ी हुई थी। मतलब उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उस लड़की के दोनों हाथ पैरों को वहीं होटल के ही एक कपड़े की रस्सी बनाकर उससे बांधा गया था और इसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अब जैसे ही ये डेड बॉडी मिलती है तो होटल का स्टाफ पुलिस को फोन करता है। पुलिस भी एक ऐसे ही छोटे मोटे मर्डर का मामला समझकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो अभी शुरू ही हुई थी कि ठीक 1-2 दिन बाद ही ठीक उसी तरीके से एक और होटल में एक और लड़की की ठीक उसी हालत में लाश मिलती है। अब ये देखकर पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें ये अंदाजा लग चुका था कि अब वो किसी मामूली खूनी को नहीं बल्कि ये कुछ और ही चल रहा है। खैर, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज करती है और ये देखने की कोशिश करती है कि आखिर इन दोनों महिलाओं में ऐसी कॉमन चीज क्या थी। तो उन्हें ये पता चलता है कि ये दोनों ही जो औरतें थी ये प्रोस्टिट्यूट थी। खैर, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से करती है, लेकिन उसी दौरान एक और लाश एक और होटल के कमरे में ठीक उसी हालत में मिलती है। और इसके बाद पुलिस श्योर हो जाती है कि वो जिस खूनी को ढूंढ रहे हैं वो कोई आम खूनी नहीं बल्कि वो एक सीरियल किलर है। अब जैसे ही ये 3 कत्ल होते हैं तो पोर्ट हरकोर्ट शहर का पूरा इलाका सन्न रह जाता है, क्योंकि उनके इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ था। नेशनल मीडिया तक इसी खबर की ओर नजर टिकाए हुए थे। पुलिस पर प्रेशर बन रहा था, लेकिन पुलिस भी अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। और ये जो तीसरा कत्ल हुआ था इसमें भी मरने वाली औरत प्रोस्टिट्यूट ही थी। तो अब तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे और 3 कत्ल हो चुके थे। पुलिस अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है, लेकिन ये जो कत्ल थे ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कत्लों का ये सिलसिला यूं ही जुलाई से शुरू होकर अगले आने वाले कुछ महीनों तक चलता रहता है। और पुलिस के हाथ खाली होने का एक कारण ये भी था कि जिन भी होटलों में ये सब हुआ था वो बहुत ही सस्ते और चीप होटल थे। वहाँ पर ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा था और ना ही कोई ढंग का स्टाफ था जो वहाँ पर आने जाने वालों का नाम रजिस्टर करता हो। और इसीलिए पुलिस को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी खूनी को पकड़ने के लिए। लेकिन फिर भी पुलिस से जितना बनता था वो करती है। फिर पुलिस सभी होटलों को ये हिदायत भी दे देती है कि वो अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरा या फिर जो भी उनसे बनता है वो सारी कोशिशें करें ताकि वो जल्द से जल्द उस खूनी को पकड़ सकें। और जो भी होटल पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो उस होटल को बंद कर दिया जाएगा। और ऐसा हुआ भी आने वाले समय में और आने वाले महीनों में। जहाँ जहाँ जिस होटल में कत्ल हुए वहाँ पर ढंग का सीसीटीवी न होने के कारण उन होटलों को बंद तक कर दिया गया। और ये लाजमी भी था, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एक के बाद एक औरतों के कत्ल हो रहे थे। कत्ल ऐसे ही होते रहते हैं और जुलाई से अगस्त आ जाता है और ये दिन था
18 अगस्त का। होता ये है कि एक होटल का मैनेजर अपने डेस्क पर खड़ा हुआ था कि अचानक से उसे एक लड़की के जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अब पोर्ट हरकोर्ट के शहर में सभी को इन कत्लों के बारे में मालूम था, तो वो तुरंत एक्शन लेता है और जल्दी से उस कमरे की ओर भागने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनके होटल में कोई ऐसी घटना हो जाए। वो एक कमरे के पास जाता है और कमरा खोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन अंदर से टीवी की जोर जोर से आवाज और उस लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। इसके बाद उसके पास जो डुप्लीकेट की थी उसकी मदद से वो उस दरवाजे को खोलता है और उसकी आंखों के सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। वो आदमी उसे देखकर हैरान हो चुका था कि आखिर ये होटल का मैनेजर कमरे में दाखिल कैसे हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो होटल का मैनेजर कुछ समझ पाता और उसे कुछ समझ आता कि ये आवाज कहां से आ रही है, वो आदमी वहां से भाग जाता है। अब वो होटल का जो वो मैनेजर था वो जल्दी से उस कमरे के बाथरूम में जाता है और वो देखता है कि वहां पर वो लड़की बैठी रो रही है और चिल्ला रही है। इसके बाद उसे शांत किया जाता है और पुलिस को कॉल किया जाता है और पुलिस के आने के बाद वो लड़की अपने बारे में सब कुछ बताती है कि आखिर क्या हुआ था उस कमरे में। ये जो लड़की थी इसका नाम था बेनिता एटम। बेनिता एटम बताती है कि वो यूं ही सड़क पर जा रही थी, तभी उसके पास एक कार आकर रुकी और उस कार में ये आदमी था। इस आदमी ने उसे कुछ पैसे ऑफर किए कि अगर वो उसके साथ कमरे में चलेगी तो वो उसे अच्छे खासे पैसे देगा, और उसे वो आदमी देखने में भी ठीक ठाक लग रहा था, इसलिए उसे भी उसके साथ जाने में कोई ऐतराज नहीं हुआ। हालांकि उस इलाके में चल रहे कत्लों के बारे में जानकारी उसे भी थी, लेकिन उसे इस आदमी पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। इसके बाद फिर ये दोनों उस होटल में आते हैं, तो खाना वाना खाने के बाद बेनिता एक चीज नोटिस करती है कि उस आदमी ने टीवी की आवाज जरूरत से ज्यादा ही तेज कर रखी थी। अब उसे ये बात देखकर थोड़ा शक होता है, इसलिए जब वो आदमी बाथरूम में जाता है तो बेनिता रिमोट ढूंढकर उस आवाज को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो बेड के गद्दे को उठाती है तो उसके नीचे से उसे एक बड़ा सा चाकू दिखाई देता है। अब ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे कहीं न कहीं मालूम चल गया था कि ये आदमी वही है जो शहर में कत्ल कर रहा है, और उसे अब ये भी पता था कि इसके बाद अगला नंबर उसी का होगा। इसलिए वो अपने आप को किसी तरह शांत करती है, और जैसे ही वो आदमी बाथरूम से बाहर आता है तो बेनिता बाथरूम का बहाना लगाकर बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है, और बाथरूम में लगी खिड़की से वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है कि कोई उसकी मदद करे। और यही वो वक्त था जब होटल के मैनेजर ने उसकी आवाजें सुनी थी और वो दौड़कर उसी कमरे में आ गया था। तो ऐसा पहली बार हुआ था कि उस कातिल के द्वारा कोई व्यक्ति जिंदा बच गया हो। और इसके साथ कमाल की बात यह थी कि ये जो होटल था यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज भी थे और आने जाने वालों के रजिस्टर पर नाम भी लिखे जा रहे थे। तो पुलिस के हाथ अब कुछ न कुछ तो लगने ही वाला था। जैसे ही पुलिस सीसीटीवी चेक करती है तो उन्हें एक आदमी का चेहरा मिलता है, और इसके साथ ही रजिस्टर में एक आदमी का नाम और उसका फोन नंबर भी मिलता है। ये फोन नंबर और नाम एकदम सही थे, मतलब उस आदमी ने गलत नाम का प्रयोग नहीं किया था। अब होटल में उस दिन बेनिता के साथ आने वाला वो आदमी, उसका नाम था डेविड वेस्ट। दरअसल डेविड वेस्ट पोर्ट हरकोर्ट शहर के ही एक छोटे से गैंग का मेंबर था, और इसके साथ ही इसके बारे में सिर्फ इतना ही मालूम था पुलिस को कि ये अपनी माँ के साथ रहा करता था और इसके बाप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और इसके बाद जैसे ही ये बड़ा हुआ तो ये छोटे मोटे क्राइम्स करने लगा, और जिसके बाद एक दो बार पुलिस ने इसको पकड़ा भी था। खैर अब पुलिस को पता चल चुका था कि आखिर उन्हें कौन चाहिए, लेकिन उन्होंने उसके घर पर जाकर जब देखा तो उन्हें वहाँ पर डेविड कहीं नहीं मिला। उनसे जितना हो सकता था उन्होंने उतना सर्च किया, लेकिन डेविड कहीं नहीं था। इसके बाद पुलिस ने यह फैसला किया कि वो डेविड की फोटो और उसका नाम और उसके बारे में हासिल की गई सभी जानकारी न्यूज में पब्लिश करा देंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर आम लोगों में डेविड को कहीं देखता है तो वो तुरंत उन्हें डेविड की जानकारी दे सके। इसके बाद डेविड की फोटो हर एक न्यूज चैनल दिखाने लगता है, और ज्यादा समय भी नहीं लगता, आखिरकार
आखिरकार डेविड को एक बस में कुछ लोग आसानी से पहचान लेते हैं और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। डेविड से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो ज्यादा बातें घुमाने की कोशिश नहीं करता और वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ, शहर में होने वाले सभी कत्लों में उसी का हाथ था और ये सभी कत्ल मैंने ही किए थे। और इन कत्लों को करने के पीछे उसका ये मकसद था कि वो पहले तो इन औरतों को सस्ते होटलों में ले जाकर उनसे संबंध बनाता था और फिर उनके पास जो भी पैसे या गहने वगैरह होते थे वो उनसे लूट लेता था। और इसके बाद ये औरतें किसी को उसके बारे में बता न दे तो उनका बेरहमी से कत्ल कर देता था, सिर्फ मामूली सी चोरी के लिए। सिर्फ वो थोड़े से पैसे चोरी कर सके इसके लिए वो इतने सारे कत्ल कर रहा था। और यूं ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो ये स्वीकार करता है कि उसने अभी तक 15 औरतों के कत्ल किए थे। लेकिन कमाल की बात ये थी कि पुलिस के पास उनमें से सिर्फ 9 कत्लों का ही रिकॉर्ड था, शायद बाकी के 6 कत्ल उसने कहीं और किए थे। खैर, इसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा चलता है। हर जगह लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि डेविड को मौत की सजा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नाइजीरिया में हाल ही के समय में या पिछले काफी समय से मौत की सजा या फांसी की सजा किसी को भी नहीं दी गई है। तो कहीं न कहीं ये भी था कि डेविड को भी मौत की सजा नहीं दी जाएगी। खैर, मुकदमा शुरू होता है और कमाल की बात तो ये देखिए दोस्तों कि जो औरतों का इसने कत्ल किया था उनके परिवार में से कोई भी मुकदमा देखने नहीं आता, क्योंकि वो शायद प्रोस्टिट्यूट थी इसलिए। खैर, अक्टूबर 2020 में अदालत अपना फैसला सुनाती है और वो डेविड को 9 कत्लों का दोषी ठहराती है और डेविड को फांसी की सजा सुनाती है। और बाकी के 6 कत्ल के बारे में पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे सिर्फ 9 कत्लों की ही सजा हुई। लेकिन दोस्तों, अभी भी डेविड को सजा नहीं हुई है, डेविड अभी भी जेल में बंद है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए।